हाँ देखिए, सम की पॉइंट रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग को रिमेम्बर रहने चाहिए रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिसमें पहला पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए भी थे कि जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म होता है। ठीक है, तो और वो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो उसका ऑर्डर तो हम लोग उसमें जो रिएक्टेंट है उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर बोल देंगे, है ना। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ला। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो ऑर्डर होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक्चुअली वो उसके रेट ला पे डिपेंड करता है कि उसका रेट ला कैसा एक्सपेरिमेंटली आ रहा है। और वो रेट ला अगर हम लोग को दे दिया जाए थ्योरेटिकली, तो हम लोग रेट ला में जो कंसंट्रेशन के टर्म्स होते हैं उनकी पावर का सम करके ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें है ऑर्डर में भी इंटीजर, जीरो और फ्रैक्शनल। तो ऑर्डर जो होता है बेटा वो इंटीजर भी हो सकता है ना, होल नंबर में। ठीक है, और समटाइम्स ऑर्डर में भी जीरो। कुछ रिएक्शंस का, मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जनरली देखा जाता है ऑर्डर जीरो होता है। और कुछ केसेस में ऐसी भी रिएक्शन देखी जाती है जिसमें ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है। ठीक है, तो ऑर्डर इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मे नॉट बी निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, ऑर्डर मे बी निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट, बट ओवरऑल ऑर्डर नेवर फाउंड टू बी निगेटिव फॉर ए रिएक्शन। ठीक है, बच्चों ये बात समझ में आ रही है। ऑर्डर क्या कह रहा है, ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तो निगेटिव हो सकता है ना। ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर जो होता है, जो पूरी रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है, ओवरऑल ऑर्डर नेवर फाउंड टू बी निगेटिव फॉर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस नहीं मिलती हैं नेचर में, या अभी तक ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी गई है जिसमें ओवरऑल ऑर्डर क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निगेटिव हो सकता है ना। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल हैं फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है ना। पहला वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी डिस्कस किया है। एसेटल्डिहाइड को जब हम लोग हीट करके मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो इस रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखने को मिलता है वो 3/2 होता है, मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर आता है इसका। ठीक है, और एक ये है आर्थो हाइड्रोजन जब पैरा हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का भी जो ऑर्डर आता है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर आता है। तो ये दो ही रिएक्शन ऐसी हैं जो हम लोग के सिलेबस में है मेनली, है ना। तो ये हम लोग को अगर कहीं पर लिखी हो तो हम लोग को पता भी होना चाहिए कि इनका ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में, है ना। पैरा हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन, देखिए मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन में दो दो तर नेचर में हाइड्रोजन दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक होता है पैरा हाइड्रोजन, एक होता है आर्थो हाइड्रोजन, है ना। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आर्थो हाइड्रोजन, जैसे आपका ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो आर्थो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। तो बोला यह जाता है कि हाइड्रोजन जो एटम होता है ना, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है ना। उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, एक एक ही प्रोटॉन होता है बेटा। न्यूट्रॉन तो जीरो होते हैं, एक भी नहीं होते हैं, जीरो न्यूट्रॉन, है ना। और ये प्रोटॉन स्पिन करता रहता है। ठीक है, ये प्रोटॉन जो होता है ये एक सिंगल प्रोटॉन स्पिन करता है, और जो उस प्रोटॉन की स्पिन होगी वही हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की स्पिन होगी।
क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, है ना, और एक सिंगल प्रोटॉन ही है। तो बोलते हैं आर्थो हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन होता है उसमें दोनों के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है ना बेटा, वो सेम सेंस में स्पिन करता है। अगर दोनों के न्यूक्लियस का प्रोटॉन क्लॉकवाइज सेंस में स्पिन कर रहा है, या फिर दोनों के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो ऐसे हाइड्रोजन को क्या नाम देते हैं हम लोग? आर्थो हाइड्रोजन। ठीक है। आर्थो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस सेम सेंस में स्पिन करते हैं, उनके स्पिन की डायरेक्शन सेम होती है। वो पैरा में अपोजिट सेंस में स्पिन कर रहे होते हैं। पैरा हाइड्रोजन में जैसे एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है मतलब वो प्रोटॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसी में दूसरा जो हाइड्रोजन है वो कैसा कर रहा होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे। ठीक है। सर तो ये चीज क्या केमिकल रिएक्शन से मिलती है, मतलब पैरासोर्स? नहीं बेटा, ये एक्चुअली नेचर में हाइड्रोजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट ही करते हैं, है ना, ये प्रकृति की देन है। ठीक है, क्लियर है। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको बताता हूँ मैं। रूम टेम्परेचर पे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे बेटा आर्थो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 75% होता है अप्रोक्सीमेटली, और 25% होता है पैरा हाइड्रोजन। मतलब रूम टेम्परेचर पे आर्थो हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होता है, डोमिनेंट होते हैं आर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन का कम होता है। ठीक है। सर मेटा नहीं होता है हाइड्रोजन? नहीं, मेटा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे आर्थो पैरा का मतलब वो बेंजीन रिंग वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मेटा नहीं होता है इसका। चलिए, अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात। यस। और एक यस सर। लास्ट, हाँ एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि द ऑर्डर कैन चेंजेस विद द कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह की कंडीशन जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर, उनको चेंज करने पे चेंज हो सकता है। वेयर एज मॉलिकुलरिटी इज इनवेरिएंट फॉर ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, ये मॉलिकुलरिटी अभी टर्म आएगा वैसे आगे डिटेल में, है ना, तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी अगर आ गया तो आपको मैं टू द पॉइंट बता देता हूँ। मॉलिकुलरिटी जो होती है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में बेटा जितने रिएक्टेंट के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, मान लो जैसे ए प्लस बी से कुछ बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो सम ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉलिकुलरिटी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ए और बी का जो सम होगा ना बेटा, वो रिएक्शन की क्या हो जाएगी? मॉलिकुलरिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बेटा मॉलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती है। ये मॉलिकुलरिटी केवल किसके लिए डिफाइंड होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं। सर कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन एक का, तरीके से ऑर्डर ही हो गया ना फिर एलिमेंट्री रिएक्शन का? हाँ ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सेम ही होती है। ठीक है, वो सेम होती है। तो सर अगर सेम होती तो फिर ऊपर उस पॉइंट में मतलब क्या लिखा होगा कि ऑर्डर कैन चेंज मगर मॉलिक्यूलैरिटी नहीं चेंज होगी? देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ऑर्डर कैन चेंज विद द कंडीशन सच एज प्रेशर और टेम्परेचर, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर या कंसंट्रेशन इस तरह के टर्म को हम लोग चेंज करें, ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसका मतलब वैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो कि इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी ए प्लस बी है, और कोई पूछे ऑर्डर तो वो भी ए प्लस बी होगा, है ना।
लेकिन अगर हम मान लीजिए कि सपोज आप बी को एक्सेस में ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया, एक्सेस में ले लिया, मतलब बी का कंसंट्रेशन आपने बहुत ज्यादा ले लिया, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी मॉलिक्युलरिटी ए प्लस बी रहेगी, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा ना वो केवल ए रह जाएगा, मतलब वो केवल रिएक्टेंट ए के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ही डिपेंड करेगा, है ना। जो रिएक्टेंट आप एक्सेस में लेंगे ना बेटा, उससे रिएक्टेंट का रेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी अभी भी क्या रहेगी, ए प्लस प्लस बी। बी। मतलब वो ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को चेंज करना है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। सर तो ये जो आपने एलिमेंट्री रिएक्शन का ये लिखा है सर इक्वेशन, ये बस आइडियल कंडीशन के लिए है ना, कि सर मॉलिक्यूलैरिटी और वो सेम होंगे और हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही ये टर्म डिफाइंड होता है मॉलिक्युलरिटी, और अगर कोई मतलब एबनॉर्मल कंडीशन नहीं ले रखी है हमने तो फिर मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर सेम ही होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा है बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया रिएक्टेंट, या टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा ले लिया, है ना, या तो उस केस में हो सकता है कि ऑर्डर ऑर्डर डिफर कर जाए, बदल जाए, है ना, लेकिन मॉलिक्युलरिटी वही रहेगी, ठीक है। यस। और अभी वो आगे ये टर्म और डिटेल में आएगा तो वहां पे और अच्छे समझ में लेंगे। यहाँ बस ये छोटे छोटे पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, ये हम लोग को पता होने चाहिए कि ऑर्डर के बारे में, कहाँ कहाँ पे ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, नहीं करता, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल पे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएंगे। देखिए पहला जैसे क्वेश्चन एक ले रहा हूँ मैं, ये RC मुखर्जी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन है A2A प्लस B प्लस C से प्रोडक्ट बन रहा है, इज फाउंड टू बी 1,2,0 विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसने आपको एक सीधे सीधे पहली लाइन में उसने ऑर्डर बता दिया इंडिविजुअली A, B, C के रिस्पेक्ट में कितना कितना है, ठीक है, इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर आपसे कह रहा है बेटा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, जितने भी रिएक्टेंट हैं बेटा सभी का कंसंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स बढ़ा दे हम लोग कंसंट्रेशन, तो कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के रेट पे क्या 8 इफेक्ट टाइम्स। पड़ेगा। 8 टाइम्स होगा, है ना। बोलो भाई, समझ में यस आ रहा सर। है 8 टाइम कैसे होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक है, होते हैं, और इनको करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि देखो जब आपको ऑर्डर उसने बता ही दिया है तो आप सीधे रेट ला लिख लीजिए उस रिएक्शन का, ठीक है। और रेट ला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है तो ए के कंसंट्रेशन की पावर में मैंने 1 लिख दिया, बी के रिस्पेक्ट में 2 कह रहा है तो मैंने 2 लिख दिया, है ना, और सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 कह रहा है, 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, वो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। तो जो जो जिसका ऑर्डर है मैंने उसके कंसंट्रेशन की पावर में लिख दिया, तो इसका रेट ला हो गया R = K A B², सी से इंडिपेंडेंट हो गया रेट, है ना। इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट सी के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखिए इसमें बोला है कि इसमें जितने भी रिएक्टेंट है सभी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, डबल करने को बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, है ना। देन व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप देखिए ए का कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो ए का कंसंट्रेशन डबल करने पे 2A कर दिया जैसे आपने, ठीक है, और बी का भी आपने डबल कर दिया 2B, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, देखो इस ब्रैकेट से तो 2 बाहर आएगा, लेकिन यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया बेटा तो यहाँ से 4 बाहर आएगा, तो 4 × 2 8 बाहर आ जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो ये इसका बन गया रेट ला। तो ऐसा करने पे नया रेट मैंने मान लिया R' हो गया,
और ये आपका ओल्ड वाला रेट है, प्रीवियस रेट, है ना। इसका मतलब जो न्यू रेट है वो प्रीवियस रेट का कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यू रिएक्शन का रेट होगा वो इट विल बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हुई बात, Yes. है ना। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको भी रीड करिए, बताइए। फॉर ए रिएक्शन NO+Cl2 से NOCl बन रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन उसने दे दी है। फिर कह रहा है इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट बाय फैक्टर 8। कह रहा है कि इन दोनों रिएक्टेंट का रेट, इन दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 8 टाइम्स हो रहा है। फिर कह रहा है बट डबलिंग द क्लोरीन कंसंट्रेशन एलोन ओनली डबल्स द रेट। लेकिन जब क्लोरीन का कंसंट्रेशन हम लोग केवल डबल कर रहे हैं तो रेट डबल ही हो रहा है। तो आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NONCl2। 6। आंसर तो मुझे भी शायद अभी नहीं पता है इसका, मुझे भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। 3। क्लोरीन का डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, मतलब क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा 1, और NOCl2 दोनों का डबल करने पे 8 हो रहा है, तो Cl2 का तो डबल कर ही रहे थे तो 4, NO के स्पेस में स्क्वायर हो गया मतलब 2, तो ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा। Yes. ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर अलग अलग इंडिविजुअली बताएंगे हम लोग तो NO के रिस्पेक्ट में आएगा 2, है ना, सेकेंड ऑर्डर, और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, है ना। मतलब इस तरह क्वेश्चन होते आसानी है, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, सर इसको कैसे क्या हम लोग करना है। सीधे नहीं बता सकते कि जैसे NO के आगे मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो फिर सीधे ऑर्डर 2 हो जाएगा, नहीं अगर मतलब ओरिजिनल स्टेट में पूछा नहीं जाए। नहीं नहीं, ये गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो उसने कुछ बोला नहीं कि ना कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। अगर वो ऐसा कुछ बोल देता एलिमेंट्री, तब तो फिर हमें मानने में कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, ओके सर, ओके। ऐसे केस में जो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा हम लोग को दे रहा है, जैसा बोल रहा है कि कंसंट्रेशन फला का डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, तो फिर उसी को हम लोग को फॉलो करना चाहिए फिर, है ना, कोई जो डेटा तरीका दिया है है। एलिमेंट्री रिएक्शन पता लगाने का? एलिमेंट्री देखो ऐसे कुछ कह नहीं सकते हम लोग एलिमेंट्री है कि नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि जब आंसर आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं आंसर आने के बाद, क्योंकि देखो आंसर आने के बाद NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ रहा है और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 1 आ रहा है, और वो एग्जैक्टली उसके कोफिशिएंट के बराबर भी आ रहा है ना। यस। तो आंसर आने के बाद हम ये कमेंट कर सकते हैं। अगर वो इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर देता कि इज द एबव रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉट, तो हम लोग कमेंट कर सकते थे वहां पे कि एलिमेंट्री है। लेकिन है ना, जब तक आंसर नहीं निकालेंगे तब तक तो नहीं कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही तरीका है वो तो यही कि पहले तो हम लोग इसका जनरल रेट ला लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखो इसने जो सेकंड लाइन बोली है पहले इसको समझिए, कि कह रहा है कि जब केवल क्लोरीन का कंसंट्रेशन हम लोग डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन देखिए डबल कर रहे हैं, है ना, तो 2 की पावर y, है ना, तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है, वो भी डबल हो रहा है। ठीक है ना। NO का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया है सेकेंड केस में, तो इससे y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, लेकिन जो पहला उसने कंडीशन दी थी उसमें कह रहा था कि दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं NOCl2 का, तो रेट 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि रेट 8 टाइम्स हो रहा है, तो रेट की जगह मैंने 8 लिख दिया है ना, रेट 8 टाइम्स हो रहा है,
वो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया, कांस्टेंट सारे प्रोपोर्शनलिटी साइन में चले जाएंगे। और NO का भी डबल किया है मैंने, तो 2 की पावर हो गया x, ठीक है। और 2 क्लोरीन भी डबल, लेकिन उसकी पावर y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, और इधर हो जाएगा 2 की पावर x+1। तो जब बेस बराबर होता है तो पावर इक्वल हो जाती है ना, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को पता ही है। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो फाइनल आंसर देखने से पता चल रहा है कि NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ रहा है, और क्लोरीन गैस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है। तो है तो ये एलिमेंट्री है ना, लेकिन वो निकालने के बाद पता चल रहा है आंसर, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखो, एडवांस में क्वेश्चन आया है 2014 में, सर डी। और इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत कोई टफ क्वेश्चन है। ये आ रहे हैं, यस। करिए बेटा, सब अटेम्प्ट तो कर ही लीजिए सब लोग, आसान है, इजी आ रहा क्वेश्चन। है बी। यस सर। डी। है ना, ठीक है। इसमें एक ही रिएक्टेंट है ना, तो ये तो और इजी लग रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में तो बहुत आसानी लग रहा है। इसमें रिएक्शन का रेट केवल रिएक्टेंट M के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, और इसने बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 8। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ 1 तो मतलब रिएक्शन का रेट ही होगा, ठीक है। तो रिएक्शन का रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना। और ऐसा कब, जब M का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो सीधे सीधे 3 आता दिख रहा है ना, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो x बराबर 3 आ गया। इसका मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो देखो एडवांस में कई बार क्वेश्चन कितने बेसिक टाइप के भी आ जाते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस में सारे क्वेश्चन टफ ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। अब ये देखो मेंस के पेपर में आया है, ये वाला देखो 2021 में। इसमें देखो उसने पहली लाइन में बोल दिया है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है ना। इसमें पहली लाइन में उसने बोल दिया है, तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा ऐसा बोलने से। ऑर्डर सेम रहेगा स्टैचोमेट्री को। हाँ, जब भी एलिमेंट्री बोलेगा तो रिएक्टेंट के जो स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट है बेटा, वही एग्जैक्टली उनके ऑर्डर बन जाएंगे, है ना। तो हमें किसी रेट ला की जरूरत नहीं है, अगर उसने एलिमेंट्री बोल दिया हम लोग सीधे उसका रेट ला लिख सकते हैं, है ना। जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट हैं वही ऑर्डर होंगे। अब उसने क्या बोला है, फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इज वो रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 3। अच्छा, रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम वो रिड्यूस कर रहा है ना, कि 1/3 कर दिया वॉल्यूम, तो रेट कितने टाइम्स कह रहा हो जाएगा। बोलो भाई, आसान है क्वेश्चन तो बहुत। वॉल्यूम का कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन होता है। इनवर्सली। इनवर्स होता है ना। तो जब भी किसी कंटेनर या वेसल का वॉल्यूम वो कम ज्यादा करने लगेगा, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा उसमें, जो रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, है ना, या प्रोडक्ट जो पड़े हुए हैं, उनका कंसंट्रेशन सडनली चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वॉल्यूम के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वॉल्यूम उसने बेटा 1/3 किया है, तो वॉल्यूम 1/3 करने पे कंसंट्रेशन बिकम्स 3 टाइम्स, है ना।
कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे, और सभी के हो जाएंगे बेटा। मतलब उसमें जितनी भी रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, सभी का कंसंट्रेशन 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए का कंसंट्रेशन भी 3 टाइम हो जाएगा, B2 का भी 3 टाइम हो, AB का भी। AB पे तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, वो तो प्रोडक्ट है। और बाकियों के हिसाब से तो ए का 3 टाइम मतलब 9 टाइम हो गया ए के रिस्पेक्ट में, और B2 का 3 टाइम्स, तो ओवरऑल कितने टाइम्स हो जाएगा फिर? 27 टाइम्स। ठीक है, तो बस सीधा आंसर है 27। ठीक है, तो जब भी किसी रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम वो इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगे। वॉल्यूम डबल करने पे कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगे, वॉल्यूम हाफ करने पे कंसंट्रेशन डबल हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ वॉल्यूम 1/3 कर दिया तो कंसंट्रेशन बिकम्स 3 टाइम्स, और जितने भी स्पेसीज है सबके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से सभी को। आंसर 27 इसका बन रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 ऑर्डर की बात करेंगे, हर एक ऑर्डर की काइनेटिक्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे, है ना, कुछ ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो शुरुआत जो होती है वो जीरो से ही होती है ना, किसी भी चीज की हो। तो ऐसे ही हम लोग ऑर्डर में भी जीरो से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने आ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने आ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को समझेंगे आज हम लोग। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहला एक पॉइंट ये है कि इन जनरल बोला जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, है ना, यहाँ पे क्या लिखना होगा, इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्शन का जो बेटा रेट होता है ना, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक जनरल इक्वेशन मान ली, ए से बी बन रहा है, ए इसमें रिएक्टेंट है, बी इसमें प्रोडक्ट है, के इसका रेट कांस्टेंट है, और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये मान के चल रहे हैं। तो अगर सपोज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए हम लोग क्या लगा दें, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर दें, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप बताइए इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, के रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, और रेस टू पावर देयर ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, जीरो। जीरो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ए की पावर 0 1 हो जाएगा, और हाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट जरूर आ जाएगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही होगी, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है अगर उसमें एक ही रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट वाली जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, उसका रेट एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, या उसका रेट रेट कांस्टेंट के ही बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। बोली बेटा, समझ में आ रही थी बात? यस सर। यस सर। है ना, चलिए सर, फिर इसमें अब काइनेटिक्स की हम लोग बात करने आ रहे हैं, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे
किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछा जाए कि बताइए रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना होगा या प्रोडक्ट बी का कंसंट्रेशन कितना होगा। हाँ, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा कि भैया इनिशियली ये कुछ 10 मोलर ठीक है ना, प्रोडक्ट 0 है। और किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछ देगा कि बताओ 5 मिनट के बाद ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, है ना, 7 मिनट के बाद क्या होगा, है ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछे तो हम लोग उसकी काइनेटिक्स को अगर जानते हैं या उसकी काइनेटिक इक्वेशन को अगर जानते होंगे तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, जिसमें हम लोग पहले ये मान के चल रहे हैं कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम लोग ने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि एक हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये डेरिवेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वो कैपिटल ए है ना, और वो किसी प्रोडक्ट बी में मान लो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वैसे भी काइनेटिक्स में प्रोडक्ट पे डिपेंड करता नहीं है कुछ, इसलिए प्रोडक्ट क्या है उससे फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशन ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कुछ सी नॉट है। ठीक है, आपको ये वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन अभी हम लोग डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कुछ जनरल मान के चल रहे हैं, सी नॉट। ठीक है, और किसी टी टाइम पे ये घटते 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 क्या हो गया, सी टी हो गया, क्योंकि ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रही है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज ही होने वाला है ना, बढ़ेगा तो है नहीं। तो सी नॉट से घटते घटते क्या हो गया, वो सी टी हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी मान सकते हो कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, जैसे एनसीईआरटी मान लेती है, और किसी टी टाइम पे एक्स मान लो डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। तो ऐसे भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। अच्छा, प्रोडक्ट टी इक्वल 0 पे बना नहीं था इसलिए 0 है ना, और किसी टी टाइम पे ये मान लो कितना बन गया, सी फॉर्म हो गया। ठीक है ना, सी डैश मान लेते हैं, या एक्स मान लो बन गया। ठीक है, क्योंकि अगर इधर एक्स डिकम्पोज होगा तो इधर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ऐसी कंडीशन ले ली है। एक्सक्यूज मी सर, बस एक चीज सर, ये हाँ जो बोलो। प्रोडक्ट में टी इक्वल्स टू टी पे सी नॉट माइनस सी टी होगा ना, एक तरीके से। हाँ, प्रोडक्ट में टी इक्वल टी पे सी नॉट माइनस सी टी होगा, बिल्कुल सही है। और उसी को सी डैश लिख दिया है मैंने यहाँ पे, है ना, यस सर। है ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सी डैश ना लिखना चाहो तो आप इसको सी नॉट माइनस सी टी लिख सकते हो, कोई कोई गलत नहीं होता। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई कर देंगे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई कर देंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। इसमें रिएक्टेंट बेटा ए ही है, तो ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ए के कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो अभी मैंने कुछ एम मान ली, और वही इस रिएक्शन की क्या होगी, ऑर्डर होगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोग पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 0 है ना। तो एम की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, नेक्स्ट लाइन में 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, रेट को देखिए, रेट को आप क्या करिए कि रिएक्टेंट के टर्म में हमेशा लिखिएगा, है ना। तो रेट को रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगाना होगा, और डिफरेंशियल रेट लिखिए, जब आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो डिफरेंशियल रेट को लिखिए। तो यहाँ लिखिए माइनस डी सी ए बाई डी टी, है ना। ये आप लोग समझ पा रहे हैं माइनस साइन मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, यस Yes, sir. यस सर। है ना। बता दीजिए। यस सर। हाँ, क्योंकि मैं रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में रेट को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना, जबकि टाइम बढ़ रहा है, तो इसलिए काइनेमेटिकली रेट तो पॉजिटिव ही होगा, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए जब भी हम लोग रेट लिखते हैं तो हमेशा माइनस साइन के साथ ही लिखते हैं। अब इधर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट मैंने के मान लिया, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन की पावर पड़ जाएगी 0, क्योंकि ऑर्डर इस रिएक्शन का 0 है। ठीक है,
अब अगली लाइन में देखिए dCA/dt है ना। अच्छा, CA की पावर 0 तो बेटा 1 ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है और इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी आप लोग ने शायद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। नो सर। हाँ स्टार्ट हुआ है। अच्छा स्टार्ट, तो अभी इसमें आप पढ़ोगे बहुत। उसमें पहला मेथड शायद यही होता है, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। उसमें दोनों वेरिएबल हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर वेरिएबल कंसंट्रेशन, इधर टाइम है, तो दोनों को अलग अलग दिशाओं में ले गए। मतलब इसको ले गए राइट हैंड, इसको लेफ्ट हैंड साइड, और इंटीग्रेट मार दिया। अच्छा, केमिस्ट्री में हम लोग इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट लेके चलनी पड़ेगी आपको। तो देखो, जो कंडीशन हमने मानी थी, जैसे t=0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन C0 है या A है, तो वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कि t=0 पे ये लोअर लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे बेटा टाइम वेरिएबल है, तो यहाँ मैंने टाइम ले लिया 0, और उस समय कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, C0 है ना, तो ये ले लिए यहाँ पे C0। और बेटा टाइम बढ़ते बढ़ते जब t टाइम हो गया, उस समय ये फाइनल लिमिट हो जाएगी। उस समय रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, CT हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग इंटीग्रेशन अब करने जा रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है ना। DCA के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अगर देखें तो 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है, और 1 का इंटीग्रेशन DX के रिस्पेक्ट में आपको पता ही है कितना होता है, X होता है ना, है ना। हाँ, तो ये सब बहुत आसान बातें हैं आपके लिए। तो यहाँ पे बेटा 1 का इंटीग्रेशन DCA के रिस्पेक्ट में CA हो जाएगा। ठीक है, CA, लेकिन अभी हम लोग लिमिट नहीं लगाए हैं, लिमिट है C0 और CT। और इधर क्या पड़ जाएगा, इधर T DT का 1 का इंटीग्रेशन DT के रिस्पेक्ट में T हो जाएगा, और 0 से T। फिर आप लोग ये जानते हो, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लोग लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका C0 माइनस CT बराबर KT। देखो यही बन गई इक्वेशन। तो ये आपकी काइनेटिक इक्वेशन बन गई 0 ऑर्डर की। ठीक है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की हम लोगों ने काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की है। ठीक है, जहां पे देखो C0 को क्या मैंने माना था, तो C0 को मैंने माना है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हम लोग को डायरेक्ट न्यूमेरिकल वगैरह में लगाना होगा, है ना, जब भी 0 ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। C0 इनिशियल कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, CT बेटा किसी T टाइम पे जो उसका रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट टाइम T। और K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, या इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और T आपका टाइम है। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। यस सर। तो ये इक्वेशन बेटा आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, और इसको याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये मेन इक्वेशन है न्यूमेरिकल में, हम लोग इसी को लगाएंगे। अब इसमें एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, जिसमें वाई एक्सिस में CT ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस में टाइम T ले रहे हैं ना, CT वर्सेस T करो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कैसी लाइन बननी चाहिए। CT को वाई एक्सिस में ले लिया है ना, तो इस इक्वेशन में देखो CT की जगह रख दीजिए y, है ना, और x टाइम को मैंने x एक्सिस के लॉन्ग लिया है वेरिएबल, तो टाइम की जगह x रख दीजिए। तो आपकी मैथमेटिक्स में ये इक्वेशन ऐसी आ रही है, y=-kx+c। तो ये इक्वेशन आप समझ ही पा रहे होगे, कौन सी इक्वेशन है ये, -mx+। है ना, -mx+c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। और इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है माइनस के, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो -mx तो ये होती है ओरिजिन से पास होने वाली, ये -mx+c है, तो -mx+c ये हो जाएगी, है ना। तो एक पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आप बना दीजिए इसमें। पॉजिटिव नहीं, सॉरी, स्लोप निगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव।
तो निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, इसका स्लोप माइनस के है ना, इसका स्लोप कितना है, माइनस के। ठीक है, ये स्लोप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार वो इस तरह से ग्राफ में स्लोप ऑफ दे सकता है आपको। तो इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ देखो, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, अदरवाइज देखो मेंस या एडवांस के पेपर में तो सीधे फॉर्मूले ही हम लोग लगाए करेंगे, है ना। तो डेरिवेशन से बस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये इक्वेशन आई कैसे। बाकी आप डेरिवेशन नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ये इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन मत भूल जाना भाई, इससे फर्क पड़ जाएगा। ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। अच्छा, इसमें आपसे मैं क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई, और उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन आपको बताना है, मतलब उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा पूरी तरह से, ठीक है, तो बता सकते हैं। C naught by K. सी नॉट बाई के, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये टाइम ऑफ कंप्लीशन सी नॉट बाई के होता है, और इसको देखो, ये जो काइनेटिक इक्वेशन है ये आपको पल पल की जानकारी देगी, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हर एक समय की जानकारी देगी। आप किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, तो बेटा टाइम ऑफ कंप्लीशन वो टाइम होगा जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब सीटी की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी, जीरो पड़ जाएगी, है ना। और वो आपका टाइम ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा, और वो निकलेगा आपका के को इधर ले आओ, डिवाइड सी नॉट के डिनोमिनेटर में, तो टाइम बराबर आ गया सी नॉट बाई के। तो ये आपका टाइम ऑफ कंप्लीशन आ गया, ठीक है। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन इस ग्राफ में भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये वाला जो टाइम है ना मतलब ये टाइम ऑफ कंप्लीशन है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, सी नॉट बाई के। ठीक है, तो ये याद रखना चाहो तो याद कर लो, बाकी वो काइनेटिक इक्वेशन अगर याद होगी तो ये आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो सी नॉट बाई के होता है ना। कई बार ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स और हम लोग को पढ़ने हैं, जैसे हाफ लाइफ क्या होती है, ठीक है। और ये हाफ लाइफ ये ऐसा टर्म है कि हर एक ऑर्डर के रिएक्शन में आएगा ये टर्म, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला पूरे केमिकल काइनेटिक्स में। तो हाफ लाइफ क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, इसकी बेसिक डिफिनेशन देख लीजिए। बेसिक डिफिनेशन कैरी द टाइम इंटरवल इन विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस कॉल्ड हाफ लाइफ, है ना। देखिए सिंपल सी डिफिनेशन है, हाफ लाइफ कैरी वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट हाफ कंसंट्रेशन क्या कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है ना। किसी भी रिएक्शन का हाफ हाफ टाइम वो इंटरवल होता है जिसमें रिएक्टेंट आधा क्या हो जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, उसे उस रिएक्शन का क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। बोलो भाई, ठीक है। यस। हाँ? इसको दो सिंबल दिए गए हैं, ज्यादातर तो इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कई जगह उसको टी 50% भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये इसके दो नोटेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ और टी 50%। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है हाफ लाइफ, तो हम लोग अगर मान लें कि टाइम अगर टी हाफ के बराबर है, अगर टाइम टी हाफ के बराबर हो जाए, ठीक है, तो अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि टाइम टी हाफ के बराबर है, तो जो सी टी होगा, सी टी आपका क्या होगा, देखिए सी टी होगा रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और हम लोग सी नॉट लेके चले हैं, और टी हाफ में बेटा वो हाफ कंसंट्रेशन डिकम्पोज कर जाएगा बेटा, तो सी नॉट लेके चले और सी नॉट बाई टू उसका डिकम्पोज कर गया, तो बचा भी कितना, तो बचेगा भी वो सी नॉट बाई टू, है ना। अब ये वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है।
और टी की जगह क्या रख देंगे, टी हाफ। तो इक्वेशन बनेगी सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू बराबर के इंटू टी की जगह टी हाफ ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए टी हाफ इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको सी नॉट डिवाइडेड बाई टू के, सी नॉट बाई टू के। तो ये आपकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला बन जाता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हो जाएगा सी नॉट बाई टू के। ठीक है, तो ये कई बार डायरेक्ट भी हम लोग लगा दिया करेंगे, है ना। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो अभी आपने बताया कि टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर को 100% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, सी नॉट बाई के, है ना। ये आपका है टी 100%, तो टी 50% क्या होगा, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, है ना, सी नॉट बाई टू के। ठीक है, यस ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो आईआईटी वाले काफी अब बदमाश हो गए हैं, ठीक है, बदमाश कहने मतलब कि समझदार ज्यादा हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं, हाफ लाइफ तो वो कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चनों में, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में तो हाफ लाइफ अभी भी पूछी जाएगी और आने वाले कई वर्षों तक पूछी जाएगी। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम की बात छोड़ा जाए और कंपटीशन की बात किया जाए तो वो जरूरी नहीं कि आपसे हाफ लाइफ पे ही क्वेश्चन पूछें, वो आपसे कोई भी nth लाइफ के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स हमें समझ में आना चाहिए। जैसे आपसे कह रहा है कि थ्री फोर्थ लाइफ बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की थ्री फोर्थ लाइफ क्या है, तो बेसिक जो डिफिनेशन आप पकड़ के रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। हाफ लाइफ की बेसिक डिफिनेशन क्या कह रही थी कि वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट हाफ कंसंट्रेशन क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है ना। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए अपनी अगर लिखे हो तो इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट आधा डिकम्पोज हो रहा है वो उसकी हाफ लाइफ है। तो ऐसे ही बेटा थ्री फोर्थ लाइफ क्या हो जाएगी, है ना, वो हो जाएगी वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट कितना अमाउंट डिकम्पोज कर देगा, थ्री फोर्थ अमाउंट डिकम्पोज कर जाएगा, है ना। द टाइम इंटरवल इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इट्स थ्री फोर्थ अमाउंट, थ्री फोर्थ कंसंट्रेशन, है ना। बोलो भाई, ये बात आई रही समझ में। यस सर यस सर। तो इससे बेटा हम लोग रिमेनिंग कंसंट्रेशन जरूर निकालते हैं, सी टी, तो सी टी हो जाएगा सी नॉट, है ना। शुरुआत में तो सी नॉट लेके चले थे ना, और थ्री दी थ्री बाई फोर्थ इसका करा दो डिकम्पोज, तो सी नॉट का थ्री फोर डिकम्पोज हो जाएगा तो बचेगा कितना, सी नॉट बाई फोर। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो उसकी काइनेटिक इक्वेशन में, तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाई फोर बराबर के थ्री फोर्थ। तो यहाँ से आप थ्री फोर्थ लाइफ अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगी थ्री बाई फोर टाइम्स ऑफ सी नॉट बाई के। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक आपको ट्रेंड दिखना चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रेंड क्लिक करना चाहिए कि सर अभी हमने देखा कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला जब आया था जीरो ऑर्डर के लिए तो सी नॉट बाई के सामने हाफ नंबर मल्टीप्लाई हो गया था। जब यहाँ पे हाफ था तो यहाँ भी हाफ था, वन बाई टू, वन बाई टू, है ना। और बेटा जब हम लोग ने थ्री फोर्थ हाफ लाइफ निकाली तो यही नंबर थ्री फोर्थ किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सी नॉट बाई के साथ। तो ये एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है आपको। यस ठीक यस। है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कोई भी लाइफ हो, जैसे आपसे आर्बिट्ररी या रैंडमली कुछ भी बोल दे, वो जैसे बोले सेवेंथ एर्थ लाइफ बताओ कितनी है, तो हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे ही नहीं, है ना। हम लोग सीधे लिख देंगे इसकी सेवेंथ एर्थ लाइफ हो जाएगी सेवन बाई एट टाइम ऑफ सी नॉट बाई के, और आप निकालोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, आप अगर इक्वेशन से निकालेंगे उसकी काइनेटिक इक्वेशन से तो भी यही आने वाला है ना। जैसे आपसे बोल दे बताइए कि 15/16 लाइफ कितनी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो बोल देंगे 15/16 इंटू सी नॉट बाई के।
वो कोई भी लाइफ आपसे पूछे, कोई अब समस्या वाली बात नहीं है, बोलो भाई। यस जी, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो एक इसी मिनट को, ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा अभी कर दे रहा, बस इसको जनरलाइज करके लिख देता हूँ। इसका मतलब अगर कोई भी nth लाइफ है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो जो नंबर है आपका फ्रैक्शनल नंबर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी नॉट बाई के साथ। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट जीरो ऑर्डर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, हाँ कर लिए, नोट कर लिए। है ना, कहीं कोई डाउट हो उसको क्लियर कर लिए इतने पार्ट में। हाँ देखिए बेटा, इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये आपको करना है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ T70% टू T30% फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T70% एंड T30% का रेशियो। 1:3 1:3 तो नहीं आएगा बेटा। 7:3 7:3 7:3 हाँ 7:3 आएगा, बिल्कुल सही। है ना, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जैसे T70% है, तो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है यही नंबर आपका C0/K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 70% मतलब हो गया 70/100, है ना, इंटू C0/K। ऐसे ही T30% हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाई C0/K। ठीक है, बाकी C0/K तो कैंसिल ही हो जाना है, 100 भी कैंसिल हो जाना है, जीरो से जीरो भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया 7/3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप पूरी इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन को लगाए, जीरो ऑर्डर के लिए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया। अब एक चीज ये ध्यान है कि कभी भी बेटा आपसे पूछा जाए कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75 कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन, तो 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो एग्जैक्टली उसकी 3/4 लाइफ होती है। ठीक है, तो 3/4 लाइफ जो होती है वो 75% कंप्लीशन के ही बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि 75 को अगर आप निकालोगे तो 75/100, मतलब परसेंट को अगर ब्रेक करोगे और 25 से कैंसिल होगा तो ये आपका 3/4 ही आ जाएगा बेटा। है ना, तो 75% मतलब 3/4 लाइफ हो गई। ऐसे ही 87.5%, है ना, ये 7/8 लाइफ होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डेटा है कि कई बार बड़ा काम आ जाता है, और वो आपसे हो सकता है परसेंट में पूछे, तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। ठीक है, 87.5% में आता है 7/8। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो कुछ ग्राफ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, सर हाँ बोलो बेटा। ब्रैकेट के राइट में लिखा है फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। हाँ ये तो जनरल स्टेटमेंट है,
practice. भाई 75% तो हमेशा 3/4 के ही बराबर होगा, ये तो मैथ बोलती है ना। तो वो तो ये वाला टर्म तो किसी भी ऑर्डर के लिए हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर हुआ बात? तुषार बेटा ठीक है। अब इसमें देखो कुछ बेसिक ग्राफ है, इनको देख लीजिए। पहला ग्राफ है सीटी वर्सेस टी, ठीक है। ये शायद अभी हम लोगों ने बनाया था, सीटी वर्सेस टी कैसा बना था? Linear. निगेटिव स्लोप की लाइन थी, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये बना था। और इसका स्लोप कितना आया था? माइनस के बराबर। तो ये तो अभी हम लोग ड्रॉ करके ही आए हैं ना। अच्छा भाई, अब जैसे एक ये वाला भी काफी काम का है, टी हाफ वर्सेस सी नॉट, है ना। टी हाफ को ले लिया मैंने वाई एक्सिस में, और सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो बताइए बेटा कैसा होना चाहिए? सी हाफ, नॉट से शुरू। है ना, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बस इस लगा दिए। हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो था वो क्या था? टी हाफ बराबर सी नॉट बाई सर टू के। स्लोप हो जाएगी 1/2 के, और यस Linear होगा और जीरो horizontal शुरू pass. होगा। ठीक, बिल्कुल सही है। तो सीधे फॉर्मूले से ही आ जाएगा। टी हाफ को ले लिया वाई एक्सिस में, और सी नॉट को एक्स एक्सिस में, तो स्लोप आपका 1/2 के बन रहा है। और पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख रही है। और इसका स्लोप कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा 1/2 के, ये इसका स्लोप हो गया बेटा। ठीक है। अब इसमें एक ये वाला भी बता सकते हैं आप, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सीटी, है ना, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर डज नॉट डिपेंड, स्ट्रेट लाइन होगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल पैरेलल एक्स एक्स। एक्स। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। तो ये अभी हम लोग सबसे पहली लाइन यही पढ़े थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। इसका मतलब रेट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो कांस्टेंट कोई और नहीं, वो रेट कांस्टेंट ही होगा, है ना। अगर इसको यहाँ पे टच कराएं तो ये वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है। तो ये आपका पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, ठीक है, लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये सब बहुत बेसिक ग्राफ हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनते हैं। एक इसमें ये वाला भी बना सकते हो। हाँ बेटा बिल्कुल नोट कर लो। Yes, sir. एक बेटा इस ये वाला भी ड्रॉ कर लीजिए। इसमें वाई एक्सिस में ले लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी तक जैसे मैंने लिया भी था तो वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया था, है ना। लेकिन अगर आपसे कहे कि नहीं वाई एक्सिस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेना है और एक्स एक्सिस में टाइम, तो बता सकते हो इस ये कैसा बनेगा? पॉजिटिव Clearly increase. पासिंग थ्रू। हाँ, पॉजिटिव स्लोप की लाइन ना। Yes. हम्म, तो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन बन जाएगी, है ना। स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन पॉजिटिव स्लोप। स्लोप कितना आएगा? Okay. के आएगा, है ना। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो कि टी स्क्वायर जो पे रिएक्टेंट ए है, और किसी टी टाइम पर ये हो गया ए माइनस एक्स, तो ये एक्स हो गया। और हम लोग पढ़े थे काइनेटिक इक्वेशन सी नॉट माइनस सी टी बराबर के टी। तो सी नॉट हो गया हमारा ए के बराबर हो गया, और सी टी क्या हो गया? ए माइनस एक्स के बराबर हो गया।
तो ए कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू Kt, और x ही तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना। तो आपकी इस इक्वेशन बन रही, उसको भी आपने y एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, तो आपकी इक्वेशन कैसी बन गई, y इक्वल टू mx टाइप की। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसका स्लोप जो होगा वो रेट कांस्टेंट k के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन काइनेटिक्स में बहुत पूछे गए हैं अभी तक, है ना। मतलब जेई वालों को ग्राफ बहुत पसंद है, स्पेशली काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसको रीड कर लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें ए रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है, ए से 2B बन रहा है, और रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है ना। रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो पूछा क्या, अच्छा रिएक्शन इज स्टार्टेड विद 10 मोलर ऑफ ए। उसने रिएक्शन में ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो 10 मोलर दे रखा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिन के बाद ए का कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बता सकते हैं, केवल काइनेटिक इक्वेशन को ही लगा के बता सकते हैं। ठीक है, अब उसने जीरो ऑर्डर बोल ही रखा है, तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, है ना। अब इसमें t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 10 मोलर है, उस समय b बना नहीं होगा, और टी टाइम पे ये मान लो 10 माइनस एक्स, तो ये बन गया 2x। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को काइनेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तो सी नॉट माइनस सी टी बराबर के टी। सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, है ना, और सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, 10 माइनस एक्स, या इसको अभी सी टी मान लेते हैं, क्यों एक्स को लाए हम लोग, है ना। अभी इसको सी टी मान लो भाई सीधा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस सी टी इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट तो दिया ही हुआ था 2 इंटू 10⁻⁶, है ना। अब देखो रेट कांस्टेंट में टाइम की यूनिट देखो क्या दी है, तो मिनट। मोलरिटी मिनट इनवर्स, तो ऐसे केस में आपको टाइम की यूनिट मिनट में लेनी पड़ेगी, है ना। काइनेटिक्स चैप्टर में टाइम की कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है, वो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, हमेशा रेट कांस्टेंट में टाइम छुपा होता है। अब अगर मान लो ये सेकेंड यूनिवर्स में दिया होता ना, तो फिर हमें टाइम इसमें काइनेटिक इक्वेशन में जो टाइम है वो सेकेंड में लेना पड़ता, लेकिन यहाँ मिनट में दिया हुआ है, तो बेटा हम लोग मिनट में लेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि 2 दिन के बाद, भाई वो 2 दिन के बाद वाला कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो 2 दिन में कितने मिनट होंगे, 288 तो into 24 हाँ, तो 2 दिन में पहले आवर निकाले, तो 2 इंटू 24 तो आवर होंगे, और फिर 60 से और मल्टीप्लाई करें तब जाके मिनट आएंगे, नहीं। तो ये मिनट में इतना टाइम रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ से आपको सीटी मिलेगा फिर। ठीक है, समझ में आ गई बात हुई है? यस ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये पहला पार्ट का आंसर मिल जाएगा। फिर देखो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द इनिशियल हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो ये तो सीधे ही पूछ दिया उसने, है ना। हाफ लाइफ अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी थी, सी नॉट बराबर टी हाफ बराबर सी नॉट बाई 2k। अब सी नॉट उसने 10 मोलर दे ही दिया, और के की वैल्यू उसने दे ही दी थी हम लोग को। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा। अच्छा, मिनट इनवर्स में रखा है आपने के, तो टाइम मिनट में आएगा, मतलब हाफ लाइफ मिनट में आ जाएगा। बोलो भाई, यस है, सेकेंड पार्ट भी हो गया। फिर थर्ड पार्ट पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम द रिएक्शन विल कंप्लीट, है ना, किस समय पर रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, सी नॉट बाय के
C0/K, बस वही निकालना है हम लोग को। टाइम ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा C0/K। C0 की वैल्यू 10 मोलर है, K की वैल्यू पता ही है, या हाफ लाइफ का डबल कर देना सीधा, है ना, हाफ लाइफ का सीधे डबल कर दो तो टाइम ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम में तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आएगा जरूर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में, तो वो सीधे आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले बस पता होने चाहिए आपको। अब ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जो फेमस एग्जांपल है ना, ये एक जगह लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए आप, है ना। देखो इसमें एक ये वाला एग्जांपल बड़ा फेमस है कि बेटा अगर किसी गैस को मेटल की सरफेस पे क्या कराया जाए, डिकम्पोज कराया जाए। अगर कोई गैस ले ली जाए, है ना, और किसी मेटल की सरफेस पे उसको पहले एडजॉर्ब कराया जाए, फिर हाई टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे क्या लेके उसको क्या करें हम लोग, डिकम्पोज करा दे, हीट करना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसी रिएक्शनें जो होती हैं, जो मेटल के सरफेस पे गैस से डिकम्पोज जब होती है ना बेटा, तो वो गैस के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। मतलब ऐसी रिएक्शन जो होती हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को बिलोंग करने लगती है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें जैसे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं इसमें। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, फॉस्फीन गैस लिखी हुई है, ठीक है, और एरो के ऊपर निकेल लिखा हुआ है ना, और एक डेल्टा साइन भी उसे लगा देना चाहिए उसको। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा हिंट समझ में आनी चाहिए कि फॉस्फीन गैस को निकिल की सरफेस पे पहले उसको क्या किया गया होगा, एडजॉर्ब किया गया होगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया गया होगा। तो फॉस्फीन गैस क्या हो गई होगी, निकिल की सरफेस पे एडजॉर्ब होने के बाद डिकम्पोज कर गई फास्फोरस और हाइड्रोजन में। और ये रिएक्शन फॉस्फीन के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है। ठीक है, ऐसे ही HI को अगर अगर हम लोग HI गैस को गोल्ड की सरफेस पे एडजॉर्ब करके हीट करें, तो ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर की होती है। ठीक है, ये रिएक्शन भी HI के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है ना। अमोनिया का भी एग्जाम्पल है इसमें। अमोनिया गैस को प्लेटिनम की सरफेस पे एडजॉर्ब करके हीट करते हैं जब, तो वो भी अमोनिया के कंसंट्रेशन पे उस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। तो ये रिएक्शन भी कितने ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, एक ये रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है बेटा। हाइड्रोजन क्लोरीन से भैया HCl अगर बनाया जा रहा हो, इसको तो भैया रट्टा मार लेना आप लोग, एनसीईआरटी में भी है ये रिएक्शन। हाइड्रोजन क्लोरीन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बना रहा हो, तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो ना तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना ही क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्पल है जिनको आपको देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मतलब ये एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि जीरो ऑर्डर है ना। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन रिएक्शन दी जाएंगी तो आपको रेट ला कभी लिख के नहीं दिया जाएगा, है ना। ये आपको इंफॉर्मेटिव डेटा के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यस। Yes, sir. है ना, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बस यही एग्जाम्पल है। तो दो दो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा बस, है ना, जिसमें पहली कंडीशन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस ऑन मेटल सरफेस बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी गैस का थर्मल डिकम्पोजिशन हो किसी मेटल की सरफेस पे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरा, जो जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी जीरो ऑर्डर होती है। ठीक है। अच्छा, एक ये पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो एक बार आईटी के पेपर में पूछा भी गया है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उनका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन क्या किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है? तो ऐसा नहीं है इसमें। फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है।
ठीक है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लाइट की जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप यूज कर रहे हो, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या आईआर रेडिएशन या एक्सरे यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। तो कहीं पर ऐसा अगर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसमें एक पार्ट में ऐसा उन्होंने दिया था क्वेश्चन कि रेट ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर एक स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए, तो वो तो सही हो जाएगा कि जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे तो नहीं करती डिपेंड, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, सर लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? नहीं फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ओके। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे ना करके इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है ना। ये एक लॉ है, वैसे तो ये आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, ये एक बहुत फेमस लॉ है, बियर लैम्बर्ट लॉ के नाम से पढ़ते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ। ये एक मतलब पीजी के लेवल में पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th क्लास में नहीं है बहुत ज्यादा, बस इतना एक स्टेटमेंट आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, जीरो ऑर्डर की, है ना। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी वैसे ही करेंगे। स्टार्टिंग में पहले हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन को लेके। तो पहले हम लोग वही मान रहे हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और उससे क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट क्या है, के है ना। अब इसमें कंडीशन ले लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन वही सी नॉट मान लेते हैं, या आप ए भी मान सकते हो, स्मॉल है, प्रोडक्ट अभी बना नहीं, जीरो ले लिए, और किसी टी टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सी टी हो गया, या फिर ए के टर्म में ए माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे कुछ एक्स बन गया। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग लगा दें क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब की फर्स्ट ऑर्डर है, ये ध्यान रखेंगे। तो रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बेटा, और उसकी पावर कितने पे, होल पावर m, है ना। और m यहाँ पे क्या है, m है ऑर्डर ऑफ वन। रिएक्शन, है ना। और हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो m की वैल्यू 1 हम लोग को लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट लाइन में देखो हम लोग इसको लिख देंगे माइनस डी सी ए बाई डी टी। ठीक है, रेट को डिफरेंशियल रेट लिखिए, जब भी डेरिवेशन करिए रेट को डिफरेंशियल रेट लिखिए, बराबर अच्छा रेट कांस्टेंट भी आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट रहा है, और सी नॉट ना लिख के अब इसको सी ए लिखे। ठीक है, सी ए की पावर 1। ठीक है, तो ये बन गई हमारी काइनेटिक, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल में देखो dt को ले लेंगे राइट हैंड साइड पे, और सेम वेरिएबल सेम साइड ले आते हैं, जैसे कंसंट्रेशंस के टर्म सारे ले आएंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो ये आ जाएगा 1/CA। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/CA। ठीक है, डी इंटू डी सी, और इसको मार दिया आपने इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन के, और dt का टर्म एक तरफ ले लीजिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसमें लिमिट लेके चलिए, है ना। इसमें जब समय जीरो था, देखो टी इक्वल 0 पे, उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, सी नॉट, और किसी टी टाइम पे ये कितना हो गया, सी टी। ठीक है, तो ये लिमिट लेके चल रहे हैं हम लोग। अब इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला आप समझ पा रहे हो कौन सा लग रहा है, लॉग वाला। है
हाँ ये देखो लॉग वाला आपको पता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में ln x होता है ना। ln x मतलब log x टू द बेस e, यस ln का बेस e होता है। तो यही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ln ca हो जाएगा, ln ca, ठीक है। और अभी लिमिट नहीं अप्लाई की है मैंने, सी नॉट सी टी इज इक्वल टू, इधर तो बेटा 1 ही है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है ना। तो dt के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप मैथ्स में खूब अच्छे से जानते हो, आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद बेटा इसमें दो तरह से इस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है थ्योरी में, ठीक है। इस इक्वेशन में दो तरह से इसको हम इसकी दो फॉर्म लिख सकते हैं। एक फॉर्म इसकी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो फॉर्म में इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। एक उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक उसकी लॉगरिथम फॉर्म होती है, ठीक है। तो दोनों हम लोग को पता होनी चाहिए, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। तो देखो पहले इधर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, इधर लॉगरिथम वाली लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस को इधर ले जाइए, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। आप लोग मैथ्स ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये हो जाएगा ln ct डिवाइडेड बाई सी नॉट, है ना। और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे हो गया माइनस kt, ठीक है। अब देखो ln की भी साइड चेंज कर दी, तो ln का बेस e होता है। ln की जब साइड चेंज होगी तो ln का जो बेस है वो इस नंबर का बेस बन जाएगा, नहीं। तो इससे आपकी इक्वेशन क्या आती दिख रही है, सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो इससे हमारा फॉर्मूला आ गया, देखो ये आ गया सी टी। अब सी नॉट को भी इधर ही ले जाओ राइट हैंड साइड पे। तो सी टी बराबर सी नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक हो गया, लेकिन लॉगरिथम फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वैसे न्यूमेरिकल दोनों से सॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाली फॉर्म थोड़ी ज्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो लॉगरिथम फॉर्म को ही समझ लेते हैं। लॉगरिथम फॉर्म में क्या है कि लॉग बेस 10 में रखना होता है हम लोग को। तो यहाँ तक तो हम लोग ने कर ही लिया था, हाँ? इसमें क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई मत करो। इसमें आप क्या करो कि माइनस से मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। और ये माइनस इधर ही एडजस्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो आपका अभी लॉग बेस ई में है, तो ये आ जाएगा k बराबर 1/t लॉग, अभी बेस ई में है। और माइनस एडजस्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा सी टी अपॉन सी नॉट। और ये आपको पता है ना कि लॉग बेस ई को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो एक कन्वर्जन फैक्टर होता है 4.30 मल्टीप्लाई 2.3 जो होते हैं ना, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस यही काम करना है हम लोग को, है ना। तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 जो होते हैं, है ना। तो आपकी ये लॉगरिथम इक्वेशन बन जाएगी k बराबर 2.303 लॉग सी नॉट डिवाइडेड बाई सी टी। सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, सी टी किसी टी टाइम पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। या फिर एनसीईआरटी इसको ऐसे भी लिखती है, सी नॉट को वो ले लेती है स्मॉल ए और सी टी को एक्स के टर्म में लिख देती है ए माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन लिखो बेटा, चाहे ये लिखो, दोनों एक ही इक्वेशन है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही लॉगरिथम इक्वेशन है। लॉग बेस 10 में बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई दोनों सभी को, यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना। तो ये हो गया। अब इसमें ग्राफ एक बनता है, इसको यही बना लिया जाए। एक ग्राफ बनेगा सी टी वर्सेस टी,
और एक बनेगा log ct वर्सेस t। तो ct वर्सेस t आप उसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से देखिए तो इजीली आप समझ पाएंगे, और नेचर आपको बताना है कैसे बनना चाहिए ये ग्राफ। सब वो ऊपर से स्टार्ट होगा और एक्सपोनेंशियली नीचे की डिक्रीज तरफ है। ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा, है ना। नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन की कुछ सर और? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल सही। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, बिल्कुल, है ना, कि यहाँ पे y एक्सिस में ct ले लिया, ये तो कांस्टेंट t सी नॉट, तो e की पावर माइनस x टाइप का कर्व बनेगा। तो e पावर माइनस x मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो ऊपर से स्टार्ट होगा सी नॉट से, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो ऐसा ही हम लोग बनाएंगे भाई, इसमें सी नॉट से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कराओ भाई, है ना। ये तो यार सीधी लाइन बन रही है इसमें, है ना। अब सही है। Yes. ठीक है, तो इस तरह का कर्व बनेगा। अच्छा, और इसमें बता दो लॉग सी टी वर्सेस टी कैसा बनेगा। Straight. स्ट्रेट लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इसका इंटरसेप्ट लॉग सी नॉट ही होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप होगा इतना -k/2.303। ठीक है, लॉग सी टी वर्सेस टी। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? अब इसमें एक्सक्यूज मी हाँ बोलो बताओ। सर, नहीं सर, कोई कंप्लेन नहीं। है ना, इसमें एक ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो थ्योरेटिकली ये बोला जाता है इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, है ना। क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं वो अगर देखा जाए तो वो आसानी से टच नहीं करते हैं, वो इनफाइनाइट पे जाके वो टच कर रहे होंगे, है ना, एक्स एक्सिस को। बोलो भाई। तो यस। यस। थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने पे लार्ज टाइम लगता है। वो लार्ज टाइम थ्योरेटिकली इनफाइनाइट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन वो भी एक सर्टेन टाइम ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसमें हाफ लाइफ की अगर बात करें तो हाफ लाइफ की बेसिक डेफिनेशन तो नहीं बदलने वाली, वो तो वही रहेगी जो जीरो ऑर्डर में पढ़ा था। हाफ लाइफ के लिए वही स्टेटमेंट है, द टाइम इंटरवल इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इट्स हाफ अमाउंट। ठीक है, तो वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट हमारा आधा अमाउंट या आधा कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, उसे ही हाफ लाइफ बोलेंगे। अब जैसे जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जैसे हम लोग को निकालना है, तो ये मान लिया कि अगर टी बराबर टी हाफ है, ठीक है, तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा सी नॉट में C0/2 डिकम्पोज कर जाएगा, तो बचेगा कि कितना, C0/2, है ना। अब ये वैल्यू हम लोग उसकी काइनेटिक इक्वेशन में रख देंगे। तो काइनेटिक इक्वेशन में 2.303 अपॉन टाइम टी लॉग C0/ct, लेकिन सी टी की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, C0/2, और टी की जगह टी हाफ। अब यहाँ पे देखिए C0 तो बेटा कैंसिल ही हो गया सीधा सीधा, है ना। अब बच क्या रहा है, 2 चौथी मंजिल पहली मंजिल में आती है ना, तो 2 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, 2 आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर में। तो आपकी इक्वेशन कैसी बनती हुई दिख रही है, देखो टी हाफ को इधर ले लो, के को राइट हैंड साइड पे ले आओ, और log 2, ठीक है, log 2 वो भी बेस 10 में कितना होता है ये, 0.3. 0.30. 0.3010। और आप जब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 और 0.3010, तो इट विल बिकम 0.693। ये आपका बनने वाला है क्या,
0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, और 0.693 एक्चुअली वो Ln2 की ही वैल्यू है, तो इसकी जगह आप Ln2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब इस फॉर्मूले में एक बड़ी काम की चीज छुपी हुई है, उसको भी समझना जरूरी है। सर एक मिनट डेफिनेशन Sir, निकाल। डेफिनेशन हाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखिए तो जैसे जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला था टी हाफ का C0/2K, तो उसकी हाफ लाइफ जो था वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, है ना। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है, इसके फॉर्मूले में तो C0 का टर्म आया ही नहीं, वो तो बीच रास्ते में ही कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी लेके चलो, उसकी हाफ लाइफ जो होगी एक फिक्स वैल्यू होगी, है ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो हाफ लाइफ ही हो, और कोई मतलब जैसे कि अगर 1/n लाइफ हो तब भी तो। हाँ, ये बात भी अभी हम लोग अभी देखेंगे कि अभी जैसे हाफ लाइफ के लिए कह रहे हैं, और यही चीज हम लोग उसकी किसी भी nth लाइफ के लिए निकालेंगे, तो उसकी कोई भी nth लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, है ना। तो वो C0 का टर्म हमेशा कैंसिल ही हो जाया करेगा, चाहे कोई भी nth लाइफ हो, है ना, लॉग में वो कैंसिल हो जाएगा हमेशा। तो कोई भी nth लाइफ, है ना, हाफ लाइफ तो होती ही है, और भी कोई भी nth लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये एक स्टेटमेंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलते हैं द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो ये बताओ जी, वैसे कोई भी अनंत लाइफ इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए डेरिवेशन किया गया है, तो वो हाफ लाइफ के लिए लिख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू भी याद रखनी है, ये फॉर्मूला भी हम लोग के बड़े काम आएगा क्वेश्चंस में। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे थे। नो सर। ये वाला ग्राफ बता सकते हो कैसा बनेगा, टी हाफ वर्सेस C0। constant line. इंक्रीज विद 1/k कांस्टेंट है ना। Does not. ओरिजिन से पास। ओरिजिन से नहीं बेटा, अच्छा, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन जाएगी, है ना, पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, क्योंकि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो होती है वो कंसंट्रेशन पे से इंडिपेंडेंट होती हो जाती है। अब जैसे आपसे कोई अदर लाइफ की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे 3/4 लाइफ आपसे पूछ रहा है, डिफाइन 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 3/4 लाइफ डिफाइन करनी है, तो ये 3/4 लाइफ बेटा हाफ लाइफ की डबल आती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो बेटा 3/4 लाइफ होती है, वो उसकी हाफ लाइफ की जस्ट क्या आती है, 2 टाइम्स आती है, डबल आती है। ठीक है ना। ये रिजल्ट मैंने आपको बता रहा हूँ, और ये रिजल्ट बड़े काम का है, इसको आपको रट्टा मार लेना है बिल्कुल। सर एक मिनट ग्राफ ठीक दिखा है, दीजिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 3/4 लाइफ उसकी हाफ लाइफ की डबल होती है, 2 टाइम्स होती है। ठीक है,
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंट में भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T50%, क्योंकि 3/4 लाइफ T75 होता है ना। ठीक है, तो वो दोनों एक ही चीज है बेटा। अब इसको जैसे आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पेपर में, जैसे बोर्ड एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है कि आपसे ये टाइप करने को बोलेगा, बोलेगा कि एक्सप्लेन